अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल एम बिलाल अकेडमी। मेरा नाम है बिलाल और आज की मेरी ये वीडियो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में है। तो अगर आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखनी होगी और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझाने से पहले मैं एक दफा दोबारा से फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को रिवाइज करना चाहता हूं कि एक बॉक्स कंसीडर कीजिए और उस पे दो आदमी जो है वो मुखालिफ सिमतों से फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं इसी सिचुएशन का टॉप व्यू लूं तो वो कुछ इस तरह से होगा, बॉक्स है और उस पर एक राइट साइड से फोर्स लग रही है और एक उससे लेफ्ट साइड पे फोर्स लग रही है। अब इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है लेकिन जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए एक एफ के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है। अब इस सिचुएशन में जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है दोनों फोर्सेस का वो सेम है, जैसा कि आप देख भी सकते हो। तो अब अगर मैं वेक्टर एडिशन को अप्लाई करूं तो F प्लस माइनस F का आंसर आएगा 0, यानी कि सिग्मा F जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं उनका वेक्टर सम 0 है। तो अगर सिग्मा F जितनी भी फोर्सेस बॉडी पर लग रही हैं वो 0 आए उनका वेक्टर सम, तो फिर जो बॉडी है वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है। तो इस केस में जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो सेटिस्फाई होती है और जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो दोनों फोर्सेस का सेम है, इसलिए जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगी और ना ही रोटेट करेगी, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगी। अब एक और बॉडी को आप कंसीडर कीजिए, इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसके गिर्द बॉडी रोटेट कर सकती है। अब इस केस में मैं राइट साइड से फोर्स लगाता हूं F और लेफ्ट साइड से फोर्स लगाता हूं नेगेटिव F। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है और मैं अगर वेक्टर एडिशन इस बॉडी पे अप्लाई करूं तो उसका भी आंसर 0 ही आता है, जिसके नतीजे में हमें पता चलता है कि सिग्मा F इज इक्वल टू 0, यानी कि इस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका जो वेक्टर सम है वो 0 होगा। इसलिए ये जो बॉडी है ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है। अब पहले केस में भी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो रही है, इस केस में भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इस केस में मोशन मूवमेंट होती है, इस केस में रोटेशन होती है, लेकिन पहले केस में नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि इस केस में लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिफरेंट है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है, इसलिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है। तो इस केस में आपकी बॉडी रोटेट कर सकती है, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसा कि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है तो फोर्सेस से जो टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा उसको हम क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट कहेंगे। अगर एक बॉडी है उस पर बहुत ज्यादा फोर्सेस लग रही हैं लेकिन उन फोर्सेस के बैलेंस होने की वजह से अगर वो बॉडी जो है वो रेस्ट पे है या फिर वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। अगर इनिशियली वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की है तो फाइनली भी 5 मीटर पर सेकंड की ही रहनी चाहिए। तो ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में हो या फिर मूव कर रही हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में कहलाती है। एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन हमारे केस में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। जो रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0 होती है। दूसरे नंबर पे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी का मतलब यह है कि एंगुलर वेलोसिटी ने कांस्टेंट रहना है, उसने चेंज नहीं होना। तो इसीलिए जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 0 है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर नेट टॉर्क जो बॉडी पे लगेगा उसे भी 0 होना पड़ेगा। वो कैसे? क्योंकि आपको पता है कि टॉर्क बराबर होता है आई अल्फा के। यहाँ पे जो आई है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है। जो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर मैं 0 पुट करता हूं तो जो टॉर्क है वो भी 0 हो जाएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये शर्त लाजमी है कि एक्सेलरेशन जो है वो 0 होना चाहिए। जैसा कि एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर नेट टॉर्क जो बॉडी पे लगना है वो भी 0 होना चाहिए। तो इसी बुनियाद पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया जाता है। फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन इट अबाउट एन आर्बिट्रेरी एक्सिस शुड बी 0, यानी कि अगर आप बॉडी कंसीडर कर लीजिए और वो अपने एक एक्सिस के गिर्द घूमती है तो उस एक्सिस के गिर्द घूमने के दौरान उस बॉडी पे जितने भी टॉर्क लग रहे हैं उन टॉर्क को अगर मैं वेक्टर एडिशन के जरिए ऐड करूं तो फिर उसका जो जवाब आता है वो 0 होता है। तो इसी चीज को हम
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैथमेटिकली सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को इस तरह लिखते हैं सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 0। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक मिसाल से समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। इसके लिए आप एक शीशा कंसीडर कीजिए और इस पे एक लड़का आके बैठ जाता है और उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, इसलिए जो शीशा है उसमें एक टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। जब टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा तो टॉर्क भी जनरेट होगा, तो इसमें एक टॉर्क जनरेट होता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि जो शीशा है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे क्लॉकवाइज रोटेशन कहेंगे। तो आइए अब हम इस क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कर लीजिए ये जो लड़का है उसका मास है 30 kg, तो वेट आपको पता है कि mg के बराबर होता है, तो m 30 kg है और जो g है उसकी वैल्यू 10 होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वेट की वैल्यू होती है वो 300 न्यूटन होगी। अब फर्स्ट कर लीजिए कि इस पाइवट पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का जो फासला है वो 1 मीटर है, यानी कि मोमेंट आर्म है 1 मीटर। तो जैसा कि आपको पता है कि टॉ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा होता है, तो आर हमें पता है 1 मीटर है, एफ हमें पता है 300 न्यूटन की फोर्स है, लेकिन थीटा रह गया। तो थीटा के लिए तो जैसा कि आपको पता है कि इस लड़के का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो मोमेंट आर्म है उसका पोजीशन वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान का जो एंगल है वो आप देख सकते हो कि 90 डिग्री का है। तो जस्ट आपने इस रिलेशन में आप वैल्यूज को पुट करना है। आर की वैल्यू 1 है, एफ की वैल्यू 300 है और साइन 91 होता है। तो इन सब को मल्टीप्लाई करके आपका जो जवाब आएगा क्लॉकवाइज रोटेशन के टॉर्क का वो होगा 300 न्यूटन मीटर। तो शीशे के ऊपर इस लड़के के वेट की वजह से ये जो शीशा है वो रोटेट करता है, और अगर मैं दूसरी साइड पे शीशा के दूसरी साइड पे एक और लड़का उसी वेट का रख देता हूं तो इससे एक काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट होगा और ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से जो शीशा है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क की आप वैल्यू को मालूम करते हैं कि उसका वजन तो आपको पता है 30 kg है, तो वेट जो होगा वो 300 न्यूटन होगा और जो मोमेंट आर्म है वो 1 मीटर का है, तो एंगल जो है वो 90 का ही होगा। तो टॉर्क आपको पता है आर एफ साइन थीटा के बराबर होता है, आर 1 है, एफ 300 है और थीटा 90 है। तो इसको सॉल्व करने से हमारी वैल्यू आ जाएगी टॉर्क की, वो 300 होगी। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जिसको मैं T1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो 300 न्यूटन मीटर आया था, और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क जिसको मैं T2 कहता हूँ तो वो भी आता है 300 न्यूटन मीटर। तो एक रिवायत है बाय कन्वेंशन हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को हम नेगेटिव लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क के साथ मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ। तो हमने क्या सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में देखा था कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन the body about an arbitrary axis should be 0। arbitrary axis से मुराद ये वाला पॉइंट है, इस पावर पॉइंट को वो arbitrary पॉइंट कह रहा है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अबाउट एन arbitrary axis वो 0 होंगे। अब ये जो शीशा है इस पे दो फोर्सेस लग रही हैं, इस पे दो टॉर्क्स जनरेट हो रहे हैं। इन दोनों टॉर्क्स का अगर मैं वेक्टर सम लेता हूं तो क्या वो 0 होता है, ये देखते हैं। अब आपको पता है टॉ 1 की वैल्यू है -300 और टॉ 2 की वैल्यू है +300। इन दोनों को जब अगर मैं ऐड करता हूं तो इसका आंसर आता है 0। तो अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो इस पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लागू होती है। तो जितने भी टॉर्क किसी भी बॉडी पे लगते हैं अगर उनका वेक्टर सम लिया जाए और वो 0 पे बराबर आ जाए, या इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा टॉ 0 के बराबर आ जाए, तो वो जो बॉडी है वो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती है, उस पे सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई होती है। तो एन एक्सिस इज चूजन फॉर कैलकुलेटिंग द टॉर्क्स। तो टॉर्क जब भी आपने टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको एक एक्सिस को चूज करना पड़ता है, जैसे कि मैंने शीशा के केस में अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज किया था। द पोजीशन ऑफ द एक्सिस इज क्वाइट आर्बिट्रेरी। जो आपकी एक्सिस की पोजीशन होती है वो आर्बिट्रेरी होती है, वो आप कहीं पे भी ले सकते हो अपनी बॉडी पे। तो ज्यादातर हम उसको कहां पे लेते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक्सिस कैन बी चूजन एनीवेयर विच इज कन्वीनियंट इन अप्लाइंग द टॉर्क इक्वेशन। तो हमेशा उस पॉइंट पे एक्सिस को लो जहां पे आपको टॉर्क की इक्वेशन लगाना आसान हो, यानी कि आपको जैसे कि आपको पता है कि टॉर्क बराबर होता है आर एफ साइन ऑफ थीटा, ये टॉर्क की इक्वेशन होती है। तो जिस पॉइंट पे ये इक्वेशन इजीली लग जाती है, जैसे कि शीशे के केस में इजीली लग रही थी, इसमें कोई भी हमें मुश्किलात वगैरह पेश नहीं आई, तो एक्सिस पॉइंट को हमेशा उस पॉइंट पे लो कि जहां पे आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो हम ज्यादातर तरजीह देते हैं कि हमारा जो पाइवट पॉइंट है वो हम उस पोजीशन पे लें, उस जगह पे लें जिस जगह पे
फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस हैं वो पास करें। जैसा कि आपको पता है कि अगर जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो पाइवट से पास करती है तो टॉर्क जो होता है वो जीरो होता है। तो इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि वो पॉइंट लिया जाए कि जिस पॉइंट से ज्यादा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस पास करे ताकि जो टॉर्क है वो जीरो के बराबर आ जाए और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इजीली लागू हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होती है तो बॉडी में कोई भी लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होता। अब जो एक बॉडी है वो अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है ना तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन कहलाता है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब लागू होगी तो लीनियर एक्सेलरेशन जीरो होता है और बॉडी जो होती है उस वक्त ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाती है। लेकिन जब आपकी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉलो होती है तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है। एंगुलर एक्सेलरेशन ये है कि अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करते हुए उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब भी सेटिस्फाई होगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होगा और बॉडी जो होगी वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। तो एक बॉडी वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाई होगी और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जब सेटिस्फाई होंगी तभी बॉडी कंप्लीट मुकम्मल तौर पे इक्विलिब्रियम में आएगी। यानी कि बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। तो अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं। जैसे कि एक ये लड़का है, ये एक जगह पे अपनी जगह पे खड़ा है, वो हिल नहीं रहा, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। डायनामिक इक्विलिब्रियम में जो आपकी बॉडी होती है वो मूव करती है, लेकिन मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो इसकी एक मिसाल ये है कि ये आदमी है, ये बॉक्स को धक्का लगाता है, तो धक्का लगाते हुए वो अपनी वेलोसिटी सेम रखता है, यानी कि इनिशियली भी 5 मीटर पर सेकंड ही रहती है और फाइनली भी वो 5 मीटर पर सेकंड रहती है। तो फिर ये जो बॉडी होगी वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होगी। We restrict the application of the above mentioned conditions of equilibrium to situation in which all the forces lie in the common plane। तो अभी तक जितनी भी हमने बातें की हैं फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन के लिहाज से, तो इस केस में जितने भी बॉडी पे फोर्सेस लग रही थी, जैसा कि शीशा पे फोर्स लगी तो शीशे ने रोटेट किया, उसके बाद अगर बॉडी को वो बंदा दिखे रहा तो उसने उस पर फोर्स लगाई इसलिए वो दिखे लग गया। तो जितनी भी उस पर फोर्सेस लग रही हैं तो वो जो फोर्सेस हैं वो एक कॉमन प्लेन में लाई करनी चाहिए, यानी कि वो कोप्लेनर होनी चाहिए। अगर तो कोप्लेनर नहीं है तो ये जितनी भी बातें हैं ये उनके लिए लागू नहीं होंगी। कोप्लेनर से मुराद ये है कि एक्स वाई प्लेन को कंसिडर कर लीजिए, तो जितनी भी फोर्सेस लगनी चाहिए वो सिर्फ एक्स वाई प्लेन में ही लगे। ये नहीं कि वाई जेड प्लेन में कुछ फोर्सेस लग रही हैं और कुछ जेड एक्स में लग रही हैं, ये बात आपने हरगिज नहीं करनी। कोप्लेनर फोर्सेस पे ही हमने बात की है। अगर कोप्लेनर फोर्सेस की बात करोगे तो फिर ही जितनी भी बातें मैंने की हैं ये लागू होंगी, नहीं तो ये बातें लागू नहीं होंगी। इफ देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम इन अ गिवन प्रॉब्लम, अभी तक जितनी भी हमने प्रॉब्लम्स देखी उसमें हमने सिर्फ एक बॉडी की बात की है। शीशा देखा तो सिर्फ शीशे पे ही हमने फोकस किया, कोई और बॉडी नहीं देखी। एक बॉक्स था तो बॉक्स पे ही फोकस किया, कोई और बॉडी कंसिडर नहीं की। लेकिन अगर एक टाइम पे मोर देन वन ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, एक से ज्यादा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, तो फिर वंस ऑब्जेक्ट इज सिलेक्टेड एट अ टाइम टू अप्लाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, तो फिर आप एक टाइम पे सिर्फ एक बॉडी पे इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगाओगे और फिर बाद में दूसरी बॉडी पे लगाओगे। यानी कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में एक से ज्यादा बॉडीज हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है, तो पहले आप पहली बॉडी पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कीजिए और फिर दूसरी। ये नहीं कि एक ही टाइम पे दोनों पे कर दीजिए, एक टाइम पे सिर्फ एक बॉडी पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरे ये समझाने का अंदाज आया है पसंद, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।